हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स पे बेस्ड एमसीक्यूज़ में। यहाँ पे आप दिया हुआ है वेबसाइट पे किस तरीके से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट रिसेंटली न्यूज़ में था, इससे रिलेटेड हमें दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इस प्रोग्राम को वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया है। दूसरा बोला है कि इसमें क्या किया गया, ऑल इंडिया लेवल पे कैमल की हेयर से, ऊँट के बालों से जो पेंटिंग के लिए ब्रशेस बनाई जाती हैं, उन सब फैक्ट्रीज़ के ऊपर क्रैकडाउन किया है। पहला स्टेटमेंट जो है देखो वो सही है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट जो है वो पेंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, पेंटिंग के अंदर क्या होता है, जो मोंगूज होता है, मोंगूज की बॉडी पे जो हेयर होते हैं, उन हेयर से ब्रशेस बनाई जाती है और उन ब्रश का यूज़ पेंटिंग में किया जाता है। पहला स्टेटमेंट सही है। इसको वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया है, स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, ये कैमल से रिलेटेड नहीं है, ये मंगूज से रिलेटेड है। मंगूज को हिंदी में नेवला बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में अगर देखें तो मंगूज जो है वो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 के अंदर आता है, पार्ट 2 में आता है। अगर IUCN की रेड लिस्ट की बात करें तो ये लीस्ट कंसर्न्ड है। ठीक है, और इस प्रोग्राम को WCCB ने चलाया है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया है। और हमें एक्स्ट्रा में ये पता होना चाहिए ना कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है WCCB है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, क्या कोई स्टेचुरी बॉडी है या कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इस तरीके से। और रिसेंटली शायद 2020 वाले एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में ये आया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 6 होता है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमें जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो सब हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि जो 6th शेड्यूल एरियाज जो हैं उनके अंदर 4 स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं हमें, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक है, दूसरा दिया है कि इन 6 शेड्यूल एरियाज़ में गवर्नर की हेल्प के लिए एडवाइस करने के लिए गवर्नर को एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है। तीसरा दिया है कि इन 6th शेड्यूल वाले एरियाज़ के अंदर, इन स्टेट्स के अंदर गवर्नर के पास पावर हैं, वो इन ट्राइबल एरियाज़ की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको ऑल्टर कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, देखो जो इसमें दिया हुआ है ना कि 6 शेड्यूल के अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा ये सब आता है, इसमें मणिपुर नहीं आता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, मणिपुर नहीं आएगा इसके अंदर। और इसके अंदर यहाँ पे मिज़ोरम आएगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बी बचता है। ठीक है, ऑप्शन बी बचता है, यानी कि ऑप्शन बी मतलब स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट की अगर अब जाएं तो इसमें दिया है कि जहाँ पे छठी अनुसूची चालू है वहाँ पे महामहिम राज्यपाल की मदद के लिए आदिवासी काउंसिल बनी हुई है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनी हुई है। ये गलत है। इस तरह की बॉडी ना 6 शेड्यूल एरियाज़ में नहीं है, इस तरह की बॉडी 5th शेड्यूल एरियाज़ में है, 5वीं अनुसूची जिन राज्यों में लागू है वहाँ पे है। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है कि गवर्नर के पास पावर हैं यहाँ पे जो एरियाज़ हैं उनको, उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको रीऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, गवर्नर के पास पावर है। ठीक है, रिसेंटली ये 6th शेड्यूल जो है वो न्यूज़ में बहुत आ रहा है। रीज़न ये है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे ऐसी जनजातियां हैं, आदिवासी ग्रुप्स हैं जो ये बोल रहे हैं कि हमें भी छठी अनुसूची के अंदर शामिल किया जाए। और क्योंकि अभी कोरोना था तो इसी वजह से असम के अंदर जहाँ पे 6 शेड्यूल है वहाँ पे ऑटोनोमस जो रीजन है, ऑटोनोमस जो काउंसिल है, यानी कि जो बोडो जो एरियाज़ हैं वहाँ पे, तो उन जगहों पे चुनाव नहीं हो पाए। इस वजह से गवर्नर को क्या करना पड़ा, उन ऑटोनोमस काउंसिल की जो लाइफ है, यानी कि 5 साल के लिए ऑटोनोमस काउंसिल करनी चालू रहती है, मतलब इसकी लाइफ होती है, तो उसको आगे एक्सटेंड किया गया। ठीक है, तो ऐसा कई बार ऐसा भी होता है कि जो टॉपिक हमारा न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है उससे रिलेटेड जो है उस पर हमें करंट अफेयर्स के बेस्ड पे ही हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो देख सकते हैं। अब हमने कल जो क्वेश्चन पूछा था, कल ये था कि भाई जो फाइनेंस कमीशन होता है उसके मेंबर्स होते हैं, उनकी सर्विसेज को कौन डिसाइड करता है। ठीक है, तो मनीष सिंह जी हैं, इन्होंने अच्छा आंसर दिया है कि प्रेसिडेंट जो डिटरमाइन करता है वो कंडीशन ऑफ सर्विसेज को डिटरमाइन करता है, और पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो है कि क्वालिफिकेशन, जो मेंबर्स की जो क्वालिफिकेशन है उसको डिसाइड करना। ठीक है,
देखिए प्रेसिडेंट ना उनकी सर्विस कंडीशन डिसाइड करता है, जैसे कि भाई आपका टेन्योर कितने दिनों का रहेगा, 3 साल का रहेगा, 2 साल का रहेगा, 1 साल का रहेगा, 4 साल का रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी, हाई कोर्ट का जज होगा या फिर कोई ऐसा आदमी होगा कि जिसको फाइनेंस के अंदर जानकारी हो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब जो है काम पार्लियामेंट का है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड देखते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था सेंट्रल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था। पहला दिया है कि ये इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो CIC एक्ट 2005 के अंतर्गत होती है। दूसरा बोला है कि इसको सांथानम कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर एस्टेब्लिश किया गया। तीसरा बोला है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC जो है वो 5 साल के लिए ऑफिस में रहता है, ठीक है। बारी बारी स्टेटमेंट देखते हैं। देखो अगर अपन तीसरा स्टेटमेंट देखें ना, तो ये कुछ साल पहले तक तो ये एप्लीकेबल था कि CIC की जो लाइफ है, मतलब जो उसका ऑफिस होगा टेन्योर में, वो 5 साल का होगा। लेकिन अभी क्या है कि नया जब से कानून आया उसमें क्लियरली लिखा है कि CIC और IC इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर्स हैं उनका टेन्योर कितना होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 साल डिसाइड किया है। इसको लेके बहुत विरोध हुआ है कि भाई इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अब इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर कितना होगा ऑफिस में वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस सरकार का हो जाएगा। देखो सेकंड स्टेटमेंट दिया है कि सांथानम कमेटी ने एस्टेब्लिश किया, ये गलत है। सांथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे CVC एस्टेब्लिश किया गया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और पहला स्टेटमेंट जो है वो CIC एक्ट के अंदर नहीं बना है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर बना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा D यानी कि कोई सा भी सही नहीं है। टेलीग्राम चैनल ओनली IS नथिंग एल्स के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। UPSC और स्टेट PCS से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है उससे रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि स्पुतनिक 5 रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये क्या है? कोई चांद पे जाने वाला मिशन है, कोविड की वैक्सीन है, मार्स पे जाने वाला मिशन है, एयर डिफेंस मैकेनिज्म है। देखो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। स्पुतनिक से नाम याद आता है हमें USSR का, मतलब सोवियत यूनियन, ठीक है। तो रिसेंटली रशिया ने सबसे पहले ये घोषणा की थी कि भाई हमने जो है वो वैक्सीन बना ली है कोविड के लिए, कोरोना के लिए, स्पुतनिक। तो स्पुतनिक जो है वो एक कोविड वैक्सीन है, और इंडिया के अंदर ये स्पुतनिक के ट्रायल की जिम्मेदारी जो है वो अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप को मिली हुई है। तो अपोलो वाले को अभी मंजूरी नहीं मिली है फाइनल, तो हो सकता है कि स्पुतनिक भी इंडिया में अप्रूव हो जाए। तो हमारे पास 3 वैक्सीन हो जाएगी, फिर उसके बाद में कोविडशील्ड, कोविड वैक्सीन एंड देन ये स्पुतनिक 5, ठीक है। तो स्पुतनिक 5 नाम जब याद आता है तो हमें स्पेस याद आता है, स्पेस याद आता है तो रशिया याद आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है पट्टचित्र जो आर्ट है उससे रिलेटेड दिया हुआ। देखो अभी बहुत ज़्यादा जो लोग रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना उनको पता होगा कि ये पट्टचित्र जो आर्ट है वो न्यूज़ में था, ठीक है। पहला दिया है कि ये कपड़े पे बनाया जाता है इसको, पेंटिंग को, और ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। दूसरी है, इसमें दिया हुआ है कि इसमें जो है वो कोई चारकोल वगैरह का कोई यूज़ नहीं किया जाता है, जो प्रिलिमिनरी जो ड्राइंग होती है उसमें, ठीक है। तीसरा इसमें दिया है कि भाई जो ये जो पेंटिंग है ना वो भगवान जगन्नाथ और जो वैष्णव जो कल्ट है उससे रिलेटेड है, ठीक है। देखो पहला स्टेटमेंट ना बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो ये पेंटिंग है ये महाराष्ट्र के अंदर नहीं, ये उड़ीसा के अंदर है। और रिसेंटली हमने देखा भी था कि कोरोना टाइम हुआ और उससे पहले उड़ीसा के अंदर जो तूफान साइक्लोन आया उससे पट्टचित्रा को बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। और इसकी जो इंस्पिरेशन वगैरह है वो वैष्णव कल्ट है, और जगन्नाथ जो कि पुरी में है, क्योंकि जगन्नाथ का संबंध वैष्णविज्म से है, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो है वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ठीक है। और ये पट्टचित्रा की एक सैम्पल कॉपी है हमारे पास, इसको भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंत होने पे आपको ये बताना है कि हमारे देश के अंदर जो 5th शेड्यूल कई एरियाज़ हैं उनमें कितने स्टेट्स आते हैं, मतलब 5th शेड्यूल के एरियाज़ में, ठीक है। जैसे कि 5 आते हैं, 6 आते हैं, 7 आते हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, कितने हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो 5वीं अनुसूची है उसके अंदर कितने राज्य शामिल हैं। अगर आप कमेंट करके साथ में बता पाएंगे कि भाई उन राज्यों के अगर आप नाम भी लिख पाएंगे तो भी और भी बेटर है। तो हमें बस ये इतना बता देना है कि 5th शेड्यूल एरियाज़ में कितने आते हैं, ठीक है।
इस वीडियो के अंत में होने से आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कितने आपके सही हुए, कितने आपके गलत हुए, कितने आपने स्किप किए, कितने 50-50, कितने सिली मिस्टेक और कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें आपको कोई भी आइडिया नहीं था। ठीक है, तो ओनली आइज से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।